हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम छायावाद के 4 स्तंभ में से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली का अध्ययन करेंगे। इस कविता की रचना 1916 में हुई थी और अपने समय में यह कविता विद्वानों में चर्चित रही और इसका चर्चा में रहने का एक कारण यह भी था कि इस कविता को जब निराला ने सरस्वती पत्रिका में छपवाने के लिए भेजा तो उसके संपादक ने इस कविता को तत्कालीन जो समाज के जो प्रतिमान होते हैं उनके प्रतिकूल पाया और टिप्पणी के साथ में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे पुनः भेज दिया। फिर ये कविता मतवाला पत्रिका में छपी। तो इस प्रकार से जूही की कली कविता अपने समय की प्रसिद्ध और चर्चित कविता रही है। इस कविता में ये कविता परिमल नामक संग्रह में संकलित है। इस कविता में कवि ने जूही की कली, जो कविता का शीर्षक भी है, इसको एक नायिका के रूप में चित्रित किया है और पवन पर नायक का आरोप करके उन दोनों की जो प्रेम जो गतिविधियां हैं उसका वर्णन इस कविता में किया गया है। प्रथम अवतरण इस प्रकार से है। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरणी जूही की कली। दृग्बंध किए शिथिल पत्रांक में वासंती निशा थी, विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयानिल। विजन वन वल्लरी पर, विजन अर्थात जनरहित निर्जन, विजन वन उस निर्जन वन में, विजन वन वल्लरी पर, वल्लरी कहते हैं बेल को, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, उस निर्जन वन में उस वल्लरी पर वह सौभाग्यवती, सुहाग भरी यानी सौभाग्यवती विवाहिता, सोती थी सुहाग भरी। ये कौन है सुहाग भरी या सौभाग्यवती स्त्री, उसका वर्णन आगे आ रहा है। स्नेह स्वप्न मग्न, और वह अपने प्रियतम के सपनों में मग्न है। अमल निर्मल स्वच्छ पवित्र, अमल कोमल अत्यंत कोमल नाजुक, तनु तरणी, तनु यानी कृष्णकाय, तरुणी यानी युवती या युवती, जूही की कली। ये जितने जो विशेषण प्रयुक्त हुए हैं ये सब जूही की कली के लिए प्रयुक्त हुए हैं। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरणी जूही की कली। उस सुनसान वन में लता रूपी सेज पर या लता को अपनी सैया बनाकर वह सौभाग्यवती स्त्री या सौभाग्यवती स्त्री के समान जूही की कली सो रही थी। वह अपने प्रिय के सपनों में मग्न थी और उसका शरीर स्वच्छ सुंदर और कोमल था। तो प्रथम यहाँ पर उस नायिका का परिचय दिया गया है।
वह जूही की कली जो उस निर्जन वन में वल्लरी पर अपने प्रियतम के स्वप्नों में मग्न होकर सो रही थी, उसका आगे वर्णन है। दृग्बंध की शिथिल पत्रांक में, पत्रांक पत्र का अर्थ होता है पत्ता और पत्रांक का अर्थ हो गया पत्तों की गोद में। शिथिल यानी आराम से, आलस्य की मुद्रा में, विश्रांति की मुद्रा में। दृग्बंध की शिथिल पत्रांक में, और वह जूही की कली शिथिल होकर उन शिथिल पत्रों में आलस्य की मुद्रा में अपनी आंखें बंद करके सो रही थी। वासंती निशा थी, और उस समय जो वातावरण था या जो मौसम था वो वसंत का था। वासंती निशा यानी वसंत ऋतु की रात्रि। वासंती निशाति विरह विधुर, विरह विधुर अर्थात विरह से दुखी, विरह के कारण दुखी। विरह विधुर प्रिया संग छोड़, किसी दूर देश में था पवन। पवन जो गतिमान जो हवा होती है उसे पवन कहा जाता है। और ये पवन या मलयानिल पवन इस कविता का नायक है, और जूही की कली है यहाँ पर नायिका के रूप में चित्रित हुई है। और जूही की कली और पवन, इन दोनों की जो प्राकृतिक जो गतिविधियाँ हैं उनके माध्यम से नायक और नायिका के प्रेम को चित्रित किया गया है। ये प्रेम की जो क्रीड़ा हैं वो मांसल रूप में यहाँ पर चित्रित की गई है। किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयानिल। अलसाए हुए भाव से अपनी आँखों को बंद किए हुए पत्तों के अंक में सोई हुई नायिका जूही की कली, और वसंत ऋतु की वह रात्रि थी। और उस समय जो पवन रूपी जो नायक है वह उस विरह पीड़ित नायिका जूही की कली जो उसकी प्रिय है उससे दूर कहीं किसी दूर देश में नायक पवन विद्यमान था, जिसे मलयानिल कहते हैं। मलयानिल शब्द ये पूर्व की कविताओं में भी आ चुका है। मलय पर्वत जो चंदन वृक्षों से आच्छादित है, वहाँ से आने वाली सुगंधित जो हवा है उसे मलयानिल कहा जाता है। तो चंदन वृक्षों से भरे हुए मलय पर्वत की ओर जो चलने वाली या उधर से आने वाली जो पवन है वह मलयानिल या पवन इस कविता का नायक है। और जो जूही की कली है वह इस कविता की नायिका है। इन दोनों के माध्यम से जो प्रेम की जो क्रीड़ा है उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है कविवर निराला ने। और यहाँ इसकी जो भाषा है संस्कृत निष्ठ या तत्सम प्रदान होते हुए भी बड़ी मोहक है और आसानी से समझ में आने वाली भी है। और एक तरह की से जो ध्वन्यात्मकता है, जो शब्दों का जो चयन है बड़ा विचित्र चयन है। देखिए, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरणी जूही की कली। भाषा संस्कृत निष्ठ होते हुए भी जो भाषा का जो प्रवाह है वह देखने योग्य है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ यदि हम पूर्व की जो कविता देखते हैं, आधुनिक युग से पूर्व की जो कविता हैं, भक्ति काल, रीतिकाल इत्यादि में प्रकृति केवल उद्दीपन के रूप में चित्रित हुई है। रस प्रकरण में हम उद्दीपन, आलम्बन इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। उद्दीपन का अर्थ होता है जो नायक नायिका इत्यादि में नायक इत्यादि के जो मनोभाव होते हैं उनको उद्दीप्त करने वाला, उन भावों को उत्तेजित करने वाला जो होता है उसे उद्दीपन कहा जाता है।
तो चांदनी रात, जो बाग उपवन इत्यादि का जो वातावरण है वह नायक नायिका के मनों में जो प्रणय के भाव बढ़ाता है। तो इस प्रकार से केवल उद्दीपन के रूप में प्रकृति का चित्रण हुआ है, लेकिन छायावाद में जो प्रकृति है वह एक आलंबन के रूप में स्वयं एक स्वतंत्र रूप में चित्रित हुई है, जिसे हम प्रसाद की कविताओं में भी देख चुके हैं और इस कविता में भी हम इसे देख रहे हैं। प्रकृति यहाँ पर आलंबन के रूप में चित्रित हुई है और साथ में उद्दीपन के रूप में, चूँकि नायक और नायिका का चित्रण जूही की कली और पवन के माध्यम से हुआ है, तो यहाँ पर प्रकृति उद्दीपन के रूप में भी विद्यमान है। जूही की कली पर एक नवयौवना जो नायिका है उसका आरोप किया गया है और जो पवन है या मलयानिल जो पवन है उसको यौवन से उन्मत्त जो नायक है उसका आरोप किया गया है। इस प्रकार से यह इस पूरी कविता में मानवीकरण का अति सुंदर प्रयोग है। धन्यवाद।